आर्थिक समीक्षा के दूसरे पार्ट में मैं राकेश मेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस पार्ट में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के आकार के बारे में बात करेंगे और यही आपका पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम सकल घरेलू उत्पाद और इसके अलावा जो पर कैपिटा इनकम होती है उस पर बात करेंगे। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बने हुए हैं, उन पर हम कुछ नज़र डालेंगे। देखते हैं किस तरीके का रूप हमारे सामने आता है। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहूँगा कि पहले पार्ट में मैंने जो आपको आंकड़े दिए थे, क्या आपने वो याद कर लिए हैं? यदि आपने वो आंकड़े याद कर लिए हैं तभी आप इस लेसन को पढ़ सकते हो। नहीं तो हो सकता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आंकड़ों का ये जाल इतना गहराता जाएगा कि ऐसी एक बीच में कशमकश हो जाएगी कि हम मूल बातों को भूल जाएंगे। इसलिए यहाँ आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि पहले पार्ट में जो मैंने 10 आंकड़े आपको बताए थे वो बखूबी याद होने चाहिए। मैंने क्लास में भी इन 10 आंकड़ों की चर्चा की थी तो कई स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको जवाब दिया था। मैं मान के चलता हूँ कि आप भी अच्छे तरीके से जवाब दोगे। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा का पहला पार्ट आपको मैं दे चुका हूँ। अब इस दूसरे पार्ट में मैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था के आकार के बारे में बात करूँगा। आइए, पहला लेसन है और लेसन का जो नाम है वृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। एक तरीके से ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था के आकार के बारे में बताता है। सबसे पहले सकल राज्य घरेलू उत्पाद, आप जानते हो इसको कहते हैं ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी बोलते हैं। जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं यहां लिख भी देता हूं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे सेंट्रल लेवल पर हम जीडीपी पढ़ते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, राज्य के स्तर पर यह होता है जीएसडीपी। राज्य के विकास और आर्थिक उत्पाद को मापने का एक महत्वपूर्ण सूचक है। आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हो किसी भी राज्य के डेवलपमेंट को मापता है। जैसे सेंट्रल लेवल पर यदि हम देखें तो भारत की जो जीडीपी है वो भारत के विकास को मापती है। उसी तरीके से राजस्थान की जो जीडीपी है या किसी राज्य की जो जीडीपी है, जिसे हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं, वो उस राज्य के विकास को मापती है। ये देखिए, आर्थिक उत्पाद का मापने का एक महत्वपूर्ण सूचक। इससे संबंधित जो डायरेक्टरेट है, जो निदेशालय है, ये है आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय। आप कह सकते हो इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टरेट। क्लियर हुई सारी बातें ये। अब मैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है उस पर बात करूंगा। एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए, इसकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है, एक वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी प्राइस, ये जो होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है एक वित्तीय वर्ष में। फाइनेंशियल ईयर आप जानते हो, फाइनेंशियल ईयर के संबंध में ये
ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। यहां पर आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। ये ध्यान रखिए आप। अंतिम रूप से उत्पादित मतलब वस्तु बनकर तैयार हो गई है, उसका मौद्रिक मूल्य। अंतिम रूप से का मतलब ये होता है जैसे फसल खेत में है, कपास है, कपास से शर्ट बनी, तो ये सारा अंतिम रूप होता है। तो इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। और ये जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, इसके बारे में आप ध्यान रखना। उत्पाद का आधार वर्ष क्या है? बेसल ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है 2011-12। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष जो है ये वो 2011-12 है। इसी तरीके से आपको जैसे ये शब्द दिखाई दे रहा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, उसी तरीके से एक शब्द और होता है, उसे हम कहते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, आप इसको कह सकते हो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद होता है। आप कह सकते हो एनएसडीपी। ये क्या होता है? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो होता है ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद, अभी अपनों ने पढ़ा है इसको जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन, इसे कहते हैं मूल्य ह्रास। नाम से देखिए, मूल्य ह्रास, मूल्य में कमी। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं यूज कर रहा हूं। जैसे मार्कर मैं लेकर आया 200 रुपए का, 200 रुपए का जब ये मार्कर लेकर आया तो इसको यूज कर रहा हूं, तो इसका मूल्य क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यही मूल्य ह्रास होता है, डेप्रिसिएशन होता है। पंखा है, हम मार्केट से लेकर आए, हमने उसको चलाया, 1 महीने 2 महीने चलाया, उसका मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। तो इस संबंध में ये फार्मूला इसका बनता है एनएसडीपी इज इक्वल टू जीएसडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ध्यान रखें, ये आपको समझना पड़ेगा। और मूल्य ह्रास का मतलब आप ये भी कह सकते हो, एक साइड में आप लिख दीजिए, चाहे यहां पे लिख दीजिए, आप नीचे लिख देना, मशीनों में होने वाली गिरावट को मूल्य ह्रास कहते हैं। मशीनों में होने वाली गिरावट को मूल्य ह्रास कहते हैं, ध्यान रखिए। तो ये कुछ थ्योरेटिकल बातें मैंने आपको बताई है जीएसडीपी और एनएसडीपी के बारे में, ये क्या होती है। अब ये कितनी है, राजस्थान की कितनी है, इस संबंध में हमें बात करनी है। एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए आंकड़ों के जाल की तरफ चलते हैं, समझने का प्रयास करेंगे हम। 10 आंकड़े आपने याद करने हैं, ध्यान रखना, और एक ईयर ये आपने ध्यान में रखना है, ये वाला पोर्शन 2011 ध्यान रखना। अब मैं कुछ आंकड़े आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन यहाँ बहुत ही सतर्कता आपने बरतनी है, तभी आप स्मार्ट तैयारी कर पाओगे, नहीं तो आंकड़ों के जाल में तो उलझे हुए हो। ऐसे नहीं करना आपने, ध्यान रखिए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है आप जानते हो, अभी अपनों ने इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा था ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद
ये होता है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएसडीपी। स्थिर कीमतों पर आप ये कह सकते हो परमानेंट प्राइस या स्टेबल प्राइस, स्टेबल प्राइस ज्यादा सही रहेगा, एट स्टेबल प्राइस। और चालू कीमतों को इंग्लिश में बोलते हैं एट करंट प्राइस। क्लियर? अब ये स्थिर कीमतों पर है, चालू कीमतों पर है, ये भी स्थिर कीमतों पर है, ये चालू कीमतों पर है। ये क्या है? देखिए, स्थिर कीमतें मतलब हमने कोई आधार वर्ष माना है। अब आधार वर्ष कौन सा माना है? 2011-12। तो जब हम स्थिर कीमतों की बात करते हैं तो मान के चलना हम जो बात कर रहे हैं ये 2011-12 की बात कर रहे हैं। और चालू कीमतों की जब हम बात करते हैं तो मान के चलना हम बात कर रहे हैं 2021-22 की। क्लियर? 2021-22 की बात कर रहे हैं। तो स्थिर कीमतों की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि 2011-12 में क्या स्थिति, उससे हम तुलना करते हैं चालू कीमतों पर, तो 2021-22। सेम इसके लिए भी 2011-12 और इसके लिए 2021-22। क्लियर होगी सारी बातें? आइए, अब कितनी है? मैं 2021-22 की बात कर रहा हूं। आर्थिक समीक्षा जो आई है ना, ज्यादा उलझना नहीं है। इधर देखिए अभी। अब आप देखो, स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? ये है 7.33 लाख करोड़। ये आते हैं आपके एग्जाम में, ये आते हैं। स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 7.33 लाख करोड़, इतना है। अब यदि पिछले वित्तीय वर्ष से इसकी तुलना करें, मतलब 2020-21 से इसकी हम तुलना करते हैं, तो वहां भी कुछ इसी टाइप का प्राप्त हुआ होगा। जब हम उसको देखते हैं तो हमारी जो वृद्धि हुई है वो हुई है 11.04% वृद्धि हुई है। ये समझे बात? कोरोना के दौरान माइनस में भी गया था, अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा। 11.04% की वृद्धि हुई है। ये समझ में आ गई बात सारी है? तो आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 11.04% की वृद्धि हुई है। क्लियर हुई? और यदि आपको राशि पूछ ले तो ये हो जाएगा आपका 7.33 लाख, 7.33 लाख हो जाएगा आपका। ये समझ में आई बात सारी है? अब यहां पर आपको मैं एक बात और ऐड करने जा रहा हूं। यहां पर 11.04% की वृद्धि राजस्थान की जीएसडीपी में हुई है, या भारत के साथ आपको कंपेयर करना है। भारत के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो ये वृद्धि होती है 9.2% की। 9.2% की ये वृद्धि होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई है? 11.04% की वृद्धि। भारत के संबंध में जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है? 9.2% की वृद्धि। भारत से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो हमारे सामने यह आंकड़ा आता है 9.2%। क्लियर होगी? इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि राजस्थान ने ओवरऑल भारत की तुलना में ज्यादा वृद्धि की है। क्या आप मेरी बात समझ चुके हो? हल्का सा जोर आएगा जोर, ये टॉपिक ही ऐसा है। लेकिन आप मान के चलें, जिस तरीके से आपको मैं बता रहा हूं, यदि उसी तरीके को अपनाकर आप सही दिशा में चलते रहे तो आर्थिक समीक्षा से कोई भी क्वेश्चन यदि आपके सामने आता है, आप उसे कभी गलत करके नहीं आओगे। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आपको स्थितियों को समझना पड़ेगा, ये जरूर है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, या तो ये आंकड़ा पूछेगा या ये, ज्यादातर ये पूछता है। तो राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई है? 11.04% की वृद्धि हुई है। और इसी तरीके से यदि मैं आपको ये कह दूं कि भारत की जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है अखिल भारतीय स्तर पर,
भारत की जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है? 9.2%। सिंपल सी बात है। तो राजस्थान की जीएसडीपी में 11.04% की वृद्धि हुई है और भारत की जीडीपी में 9.2% की वृद्धि हुई है स्थिर कीमतों पर। क्लियर होगी बात सारी? अब यदि हम चालू कीमतों की बात करें तो चालू कीमतों में यही है सारा, मतलब 2021-22 वर्ष को हम देख रहे हैं तो 11.96 लाख करोड़ इतने हमारे सामने आए हैं। और जब हम वृद्धि देखते हैं तो ये होता है 18.04%। 18.04% की वृद्धि हुई है। और यदि भारत के संबंध में हम देखें, भारत की जीडीपी के संबंध में, तो 17.6% की वृद्धि हुई है। सेम वही बात कर रहा हूं जो मैंने यहां कही है, 17.6% की वृद्धि हुई है। दोबारा सुनिए, चालू कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई है? 18.04%। भारतीय स्तर पर या अखिल भारतीय स्तर पर जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है? 17.6%। बस नॉर्मल बात है। तो ये भी यहां भी भारत में ऑल ओवर भारत में कम है, इधर भी ऑल ओवर भारत में कम है। अब शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है, इसमें आपको ज्यादा जानने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। स्थिर कीमतों पर है 6.48 लाख करोड़, 11.05% की वृद्धि हुई है। और चालू कीमतों पर 2021-22 को देखते हुए हम कहें तो 10.79 लाख करोड़ हमारे सामने आए हैं और 18.01% की वृद्धि हुई है। 18.01% की वृद्धि। क्लियर होगी सारी बात? क्या मैं ये मान के चलूं कि आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही है? स्थिर कीमतों का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्लियर होगी सारी बात? चलिए, 18.01%, 11.05% की वृद्धि, 6.48 लाख करोड़, ये है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर राजस्थान में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 11.05% की वृद्धि दर्ज की गई है। क्लियर हुई सारी बात? स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में। और यदि मैं आपसे कहूं कि चालू कीमतों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो चालू कीमतों पर जो वृद्धि दर्ज की गई है ये है 18.01% की वृद्धि दर्ज की गई है। आइए अब मैं इसके अगले पड़ाव पर बात करूंगा और मेरा अगला पड़ाव है प्रति व्यक्ति आय। एक बार आप इसे नोट कर लें। प्रति व्यक्ति आय की हम बात कर रहे हैं। लोगों के जीवन स्तर व कल्याण का सूचक होता है। अपने आप में एक लाइन महत्वपूर्ण है ये। आइए, प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं? प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। अभी पढ़ा है ना आपने? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ये देख लीजिए आपके सामने। चाहे स्थिर कीमतों पर निकालना है तो इसको ले लो, चालू कीमतों पर निकालना है तो इसको ले लो, दोनों निकल जाएंगे। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय भी हमें चालू कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर दोनों पर निकालनी है। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद और जनसंख्या,
ये तो फार्मूला हो गया, नोट कर लो इसे। आइए बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की। प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर और चालू कीमतों पर, वही बात है। स्थिर कीमतों की यदि मैं बात कर रहा हूं तो 2011-12 आधार वर्ष लूंगा, और चालू कीमतों की यदि मैं बात कर रहा हूं तो 2021-22 की बात करूंगा। अब देखिए, भारत के संदर्भ में सेम वही प्रोसीजर है। राजस्थान के संबंध में जैसे स्थिर कीमतों पर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, स्थिर कीमतों पर यदि प्रति व्यक्ति आय निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या लिखूंगा, स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, राज्य की जनसंख्या, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 81,231 रुपए। और यदि मुझे चालू कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, यहां क्या लिखूंगा, चालू कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ये वाला, ठीक है, और नीचे राज्य की जनसंख्या, तो चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। तो 81,231 ये स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है। स्थिर कीमतों का मतलब हमने आधार वर्ष क्या लिया है, 2011-12, और चालू कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1,35,218 रुपए। ये किसको मानक माना है हमने, चालू वर्ष को, करंट ईयर को। ये कौन सा है, 2021-22। क्लियर हुई सारी बातें। भारत के संबंध में हम देखेंगे तो स्थिर कीमतों पर भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है ये 93,973 रुपए, और भारत की जो है 1,50,326 चालू कीमतों। क्लियर होगी सारी बात, दोबारा बता देता हूं। स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 93,973 रुपए है, और स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 81,231 रुपए है। चालू कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,50,326 है, जबकि राजस्थान की 1,35,218 है। हल्की सी बात हमें इसकी वृद्धि के संबंध में करनी पड़ेगी। यदि मैं कहूं कि स्थिर मूल्यों पर राजस्थान में कितनी वृद्धि हुई है, राजस्थान में जो वृद्धि हुई है ये हुई है 9.76% की, 9.76% की वृद्धि हुई है, 9.76% की वृद्धि। और इंडिया लेवल पर यदि मैं देखूं तो 8.44% की वृद्धि हुई है। 8.44% की वृद्धि हुई है। यदि चालू कीमतों को देखें, करंट प्राइस को देखें हम, तो राजस्थान में जो वृद्धि दर्ज की गई है ये है 16.63%। 16.63% की वृद्धि, इतनी वृद्धि हुई है, 16.63% की वृद्धि। और इंडिया लेवल पर यदि मैं देखूं तो 16.69% की वृद्धि हुई है, 16.69% की वृद्धि। अब यदि हम इस ग्रोथ को देखें तो चालू कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय में राजस्थान की तुलना में ज्यादा वृद्धि हुई है, जबकि यहाँ कम है। औरों में हम कमी ही देख रहे हैं, जबकि चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की स्थिति में भारत की प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है वो राजस्थान की तुलना में ज्यादा है। समझ में आ गई बात सारी, एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने प्रति व्यक्ति आय के संबंध में और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में हमने शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को भी जोड़ा। आंकड़ों का जाल आज मैंने कुछ ऐसा लगता है ज़्यादा ही दे दिया, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है। मैंने अपनी तरफ से इन आंकड़ों को समेटने का काफ़ी प्रयास किया है,
हल्का सा आपने इसमें ध्यान भी रखना है, विशेष रूप से सकल राज्य घरेलू उत्पाद। यदि मैं इनमें इम्पोर्टेंस की बात करूं तो आपको ये बातें याद रखनी है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है चालू के तौर पर, और एक यदि मैं कहूं ये वाला पोर्शन, इसमें ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इन्हीं आंकड़ों के साथ आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूं। आप इन आंकड़ों को संभाल कर रखें, साथ साथ इनको रिवाइज करते जाएं। अगला चैप्टर मैं जल्दी आपके सामने पेश करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।